मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एपिडार्मिस। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एपिडार्मिस इज द लॉन्गेस्ट डक्ट, सबसे लंबा आपको बताया कि हम 6 मीटर लॉन्ग, लगभग 6 मीटर लंबा होता है ये एपिडार्मिस। अब स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर में, वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर हम लोग देखें वर्ड आ रहा है एक, जिसको कहते हैं आप गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। And gametogenesis is divided into spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis in male and oogenesis in female. Gametogenesis is divided into 3 phases. 3 phases. So 3 phases of gametogenesis. First phase of multiplication. Phase of multiplication. Second phase of growth. And third phase of maturation. Phase of maturation is divided into early and late phase. Early phase of maturation and late phase of maturation. तो हम लोग को डिस्कस करना है अभी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को जरा देखें, क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। Spermatogenesis. Spermatogenesis. First of all, germinal epithelial cell of seminiferous tubule GE cell or germinal epithelial cell, GE cell or germinal epithelial cell, germinal epithelial cell, that is modified cuboidal epithelial cell. जर्मिनल एपिथेलियल सेल मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल होता है और ये डिप्लॉयड होता है टू एंड। इस
जर्मिनल एपिथेलियल सेल को आप देखेंगे ये कहाँ मिलेगा, तो आंसर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल कहाँ का सेल है, तो आंसर है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में आपको दिखलाए थे हम दो प्रकार का सेल होता है, पहला जर्मिनल एपिथेलियल सेल और दूसरा सेल हम आपको बताए हैं सर्टोली सेल। तो अभी हम लोग जर्मिनल एपिथेलियल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। इस पर आकर के एक्ट करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल के आता है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल को एक्टिवेट करता है। जर्मिनल एपिथेलियल सेल में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होते हैं और रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होने पर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन बहुत सारे सेल्स बनकर के यहां तैयार होंगे और इस सेल को आप कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये स्पर्मेटोगोनिया भी अभी 12 होगा और आपको याद होगा कि ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं 46, तो 12 इक्वल टू 46 यहां भी होगा। माइटोटिक डिवीजन है तो क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। इस फेज को आप फर्स्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे, जिसको कहेंगे आप फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहां देखने को मिला। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करवाएगा, तो आंसर है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। और गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स में दो हार्मोन आते हैं जिसका नाम है, याद कीजिए, पहला है एफएसएच और दूसरा हार्मोन होता है एलएच या आईसीएसएच। तो यहां पर हम लोग एफएसएच को देख रहे हैं, अभी एफएसएच का एक्शन देख रहे हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल पर क्या होगा। दूसरा सेल, हम सेकेंड सेल की बात कर रहे हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में रहेगा, वो है, याद कीजिए, सर्टोली सेल। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे सर्टोली सेल के बारे में। अभी फिलहाल हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो है जर्मिनल एपिथेलियल सेल के बारे में। स्पर्मेटोगोनिया बन जाने के बाद इसमें से किसी एक को हम सेलेक्ट करेंगे कि कोई एक कैसे चेंज करेगा, क्योंकि एक में जैसा चेंज होगा बाकी सारे सेल में वैसा ही चेंज होगा। जो सेल इसमें देखिए धीरे धीरे ये अपने आप को चेंज करेगा और चेंज करके यानी कि ये बड़ा होगा यानी इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेंगे। अब इसका नाम होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी क्रोमोसोम नंबर अभी वही होगा 46। जब तक कि क्रोमोसोम नंबर मियोसिस के द्वारा रिड्यूस नहीं हो जाता है तब तक आप उसको इतना ही दिखलाते चलेंगे 46 और डिप्लॉइड 12 फॉर्म में। इसको कहेंगे आप फेज ऑफ ग्रोथ। सेकेंड फेज है ये, आप इसको कहेंगे फेज ऑफ ग्रोथ। ये फेज ऑफ ग्रोथ कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब फर्स्ट मियोसिस होगा, आई मीन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और फर्स्ट मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है, आरडी को हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शनल डिवीजन। ये फर्स्ट मियोसिस होने पर अब ये दो सेल में डिवाइड करेगा। इसका आधा हो जाएगा, जितना बड़ा ये सेल है उसका आधा 50-50% आप कर देंगे। ये दो सेल बना, दोनों में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसको कहेंगे आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट।
अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी क्रोमोसोम नंबर वही होगा 2n इक्वल टू 46 या n इक्वल टू होगा 23। जरा ध्यान दीजिए आप, हम यहाँ पर क्या करवा दिए हैं, मियोसिस। अब मियोसिस करने से ये रिडक्शन डिवीजन है तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा, तो हम यहाँ पर अगर 12 लिखेंगे तो वो गलत होगा, तो यहाँ पर हमको अब n लिखना होगा और n इक्वल टू क्रोमोसोम नंबर हम लिखेंगे इसका हाफ और वो होगा 23। तो याद रखना है, मियोसिस हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, सेल का नंबर इंक्रीज कर गया। जैसे देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया तो मेनी बनेगा, कई बनेंगे। ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होने के बाद जर्मिनल एपिथेलियल सेल बार बार डिवाइड करेगा और बार बार डिवाइड होकर के ये बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया को बनाएगा। उसमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कीजिए, कोई एक मैच्योर होकर के इतना बड़ा हुआ है यानी ग्रोथ उसका हुआ है, तो एक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तो ढेर सारा है, सब में ऐसा ही प्रोसेस होगा जैसे कि आगे हम लोग एलेबोरेट कर रहे हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर कितना हो गया 2, किससे, तो 1 से। ये 1 को हम लोग शो कर रहे हैं, तो 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बन के तैयार हुआ है इसको हम लोग कहेंगे अर्ली फेज ऑफ मैच्योरेशन। अब देखिए ये फिर से इसमें होगा अब सेकेंड मियोसिस, लेकिन सेकेंड मियोसिस याद कीजिए ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो इक्वेशनल डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन सेल का साइज छोटा हो जाएगा। देखिए पहला ये सेल और ये दूसरा ये सेल, दोनों सेल डिवाइड होगा, इससे 2 सेल बनेंगे, इसके 2 हो गए, सेम इसके भी 2 होंगे। अब सेल का साइज छोटा हो गया पहले वाले सेल से, इसको आप कहेंगे स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स में भी क्रोमोसोम का नंबर n इक्वल टू 23 होगा, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है, अब रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है। स्पर्मेटिड का नंबर कितना हो गया 4, ये 4 बन गया, यानी सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फर्स्ट मियोसिस के द्वारा 2 डबल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बनाता है और वो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोसिस के द्वारा 4 स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट कर जाता है। इसको कहेंगे आप अर्ली फेज ऑफ मैच्योरेशन। ये अर्ली फेज ऑफ मैच्योरेशन है और ये लेट फेज ऑफ मैच्योरेशन है। तो ये अर्ली फेज ऑफ मैच्योरेशन और लेट फेज ऑफ मैच्योरेशन दोनों को एक साथ आप कहेंगे फेज ऑफ मैच्योरेशन। ये हो गया फेज ऑफ मैच्योरेशन, और फेज ऑफ मैच्योरेशन का ये पहला फेज हो गया, तो ये हुआ अर्ली और ये फेज हो गया लेट। तो अर्ली फेज ऑफ मैच्योरेशन एंड लेट फेज ऑफ मैच्योरेशन क्या यहां बन के तैयार हुआ, आंसर है स्पर्मेटिड्स। तो इस तीनों फेज को एक साथ आप कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। तो याद रखना है ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। यहां तक का जो फेज हुआ इसको आप क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। So what do you mean by spermatogenesis? Answer is formation of spermatids from germinal epithelial cell after mitotic and meiotic divisions. माइटोटिक और मियोटिक दोनों डिवीजन होता है, ये आपको याद रखना होगा। पहला डिवीजन माइटोसिस होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। बाद में मियोटिक डिवीजन होगा यानी मियोसिस होगा, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे जो यहाँ दिखलाया गया है। ये स्पर्मेटिड बनने के बाद अब ये सर्टोली सेल पर जाकर के चिपक जाएगा, जहां पर ये चेंज अपने आप को दिखलाएगा। तो ये स्पर्मेटिड जो अब बन करके तैयार हुआ है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर में, वो अब अटैच्ड हो जाएगा किसके साथ, तो आंसर है सर्टोली सेल के साथ। तो गेट अटैच्ड विद सर्टोली सेल, गेट अटैच्ड with Sertoli cell। सर्टोली सेल सबको नरिशमेंट देता है,
अब देखिए ये स्पर्मेटिड अपने आप को चेंज करेगा स्पर्म में, ये स्पर्म बन करके तैयार होगा, ये स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटोजोआ जो बन करके तैयार होगा ये स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बन करके तैयार हो गया, ये स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। इसको आप कहेंगे डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन कराने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए। इस डिफरेंशिएशन को कराने के लिए क्या चाहिए? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से आएगा? जिसको आप कहते हैं एंड्रोजन। तो ये हार्मोन आएगा इंटरस्टिशियल सेल्स या लिडिक सेल से। लिडिक सेल याद कीजिए, लिडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल आपको दिखलाए थे, दो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में ये लिडिक सेल होता है या इंटरस्टिशियल सेल होता है। ये लिडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मदद से ये अपने से सेक्रीट करेगा टेस्टोस्टेरोन को, जो स्पर्मेटिड को डिफरेंशिएट करा करके स्पर्म बनाएगा। अब ये फेज, दूसरा फेज होगा। अब इस फेज को कहेंगे आप स्पर्मिनोजेनेसिस। या स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मिनोजेनेसिस का लाएगा। अब ये सारे स्पर्म किस पर जाके अटैच रहेंगे? तो याद है सर्टोली सेल पर, और सर्टोली सेल से ये सारा नरिशमेंट लेगा। तो याद रखना है कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन टेस्टोस्टेरोन के प्रेजेंस में होता है। टेस्टोस्टेरोन लिडिक सेल से आता है। लिडिक सेल कब टेस्टोस्टेरोन को सेक्रीट करेगा? जब पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पिट्यूटरी से ये हार्मोन निकल के LH या ICSH आएगा, इसको एक्टिवेट करके टेस्टोस्टेरोन निकलवाएगा। दो हार्मोन हम आपको दिखलाए, एक FSH और एक LH या ICSH। इस दोनों को एक साथ आप कहेंगे गोनाडोट्रोपिन, और ये दो हार्मोन मदद किया तो हम यहाँ लिखेंगे FSH प्लस LH इक्वल टू हो गया गोनाडोट्रोपिन्स। अब ये हार्मोन गोनाडोट्रोपिन्स कहां से सेक्रीट हुआ? तो आंसर है ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन आया है एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस किसके अंडर होता है? तो आंसर है एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। अगर किसी को FSH और LH नाम के हार्मोन की अगर कमी हो जाए या टेस्टोस्टेरोन की अगर कमी हो जाए तो उसके फंक्शनल स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब आप डेफिनेशन स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या देंगे? तो आंसर आप यहीं तक देंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ये नहीं बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मिनोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस, स्पर्मेटोलियोसिस इसका नेम है। अब हम डेफिनेशन देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का।
कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेशन है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स formation of spermatids from GE cell, germinal epithelial cell or spermatogonium under the influence of gonadotropins or gonadotropic hormone, gonadotropic hormones, that is FSH and ICSH or LH, called spermatogenesis. ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। अब ना इसका डिटेल्स आप देख लें कैसे ये हुआ। सबसे पहले आपको एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बारे में जानकारी लेना है। हम एक बड़ा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल बनाने जा रहे हैं जिसमें हम सारा चेंज देखेंगे। ये है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ST। अगर एक और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को हम अगर यहाँ दिखला रहे हैं तो दोनों के बीच में जो सेल होगा इसको कहेंगे आप इंटरस्टिशियल सेल। तो ये सेल इंटरस्टिशियल सेल कहलाएगा। इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल। इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर दो प्रकार के सेल का हम आपको लाइनिंग बताए हैं। एक है जर्मिनल एपिथेलियल सेल जो कि बॉर्डर एपिथेलियल सेल का ही मॉडिफिकेशन है, और एक सेल बड़ा सेल आपको हम बताए हैं जिसका नाम है सर्टोली सेल। तो ये सेल जो आप देख रहे हैं ये GE सेल है, जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, GE सेल, और ये T1 है 46 क्रोमोसोम नंबर। इसमें से कोई भी जर्मिनल एपिथेलियल सेल FSH के एक्शन के कारण जब इस पर FSH का एक्शन होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जब इस पर एक्शन होगा तो ये बनाएगा स्पर्मेटिड को। तो वो स्पर्मेटिड बनने के बाद वो आकर के सर्टोली सेल पर चिपक गया, इसका नाम हुआ स्पर्मेटिड। हम आपको स्पर्मेटिड बना के दिखला दिए हैं कि स्पर्मेटिड कैसे बनता है। तो याद है स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे बनेंगे पहले जर्मिनल एपिथेलियल सेल से, फिर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा, फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज होगा, और फिर वो चेंज होगा स्पर्मेटिड में। अब ये स्पर्मेटिड चेंज होकर के स्पर्म में अपने आप को चेंज करेगा। अब देखिए ये जो अपने आप को स्पर्म में चेंज करेगा ये स्पर्म हो गया। यहां से जो ये स्पर्म बनकर के चेंज हुआ है इसको चेंज कराने के लिए ही मेथड का नाम हो गया डिफरेंशिएशन। तो ये जो डिफरेंशिएशन यहां पर होगा, इस डिफरेंशिएशन को कराने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जरूरत है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहां चाहिए जो इसको कराएगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो एक एंड्रोजन है,
वो इस डिफरेंशिएशन को कराएगा, और इसको कराने के लिए ये हार्मोन कहां से निकल के आएगा? तो आंसर है इंटरस्टिशियल सेल छोड़ दिया है टेस्टोस्टेरोन को। लेकिन ये कहां है? तो आंसर है दो, ये जो सेल है जिसका नाम है लिडिक सेल, ये सेल जो है वो क्या है, लिखा हुआ है लिडिक सेल। ये लिडिक सेल कहां है? तो आंसर है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर में नहीं है। तो इसको स्टिमुलेट करने के लिए कौन आएगा? तो आंसर है LH या आंसर आएगा ICSH। ये इसको टेस्टोस्टेरोन निकलवाएगा। ये टेस्टोस्टेरोन अंदर जाना चाहिए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर जाना चाहिए, लेकिन ये अंदर कैसे जाएगा? तो आपको बता दें, ये जो सर्टोली सेल है, यहाँ बड़ा वाला सेल कौन है? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को हम लोग कहते हैं नर्स सेल या सस्टेंटाकुलर सेल, नर्स सेल या सस्टेंटाकुलर सेल। इसका काम है इसको नरिशमेंट देना, तो नरिशमेंट सप्लाई करेगा ये सर्टोली सेल, इसलिए नाम है नर्स सेल। तो नरिशमेंट के अलावा सर्टोली सेल क्या करेगा? इस सेल पर भी आकर के काम करेगा, कौन? FSH। यानी हम वहीं से दिखला देते हैं FSH का एक्शन। अब ना देखिए, FSH जनरल एपिथेलियल सेल पर भी एक्शन ले रहा है और ये सर्टोली सेल पर भी एक्शन लेगा। तो सर्टोली सेल FSH के एक्शन के कारण क्या क्या रिलीज करेगा? अपने मैसेज में देखिए, ये रिलीज करेगा, रिलीज मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस MIS, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस। ये नंबर 1 हो गया। दूसरा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग प्रोटीन। C ये छोड़ेगा अपने में से इनहिबिन और एक्टिविन। हम देखिए सर्टोली सेल पर अगर ढेर सारे स्पर्म्स अगर अटैच्ड है, जितने को वो नरिशमेंट सप्लाई कर सकता है, आपको याद होना चाहिए जितने को नरिशमेंट सप्लाई कर सकता है उतना अगर स्पर्म बनकर के अगर तैयार हो चुका है, तो ये इनहिबिन जाकर के इसको FSH को या फिर LH को निकलने से रोकेगा। तो रोकेगा कैसे? तो याद होगा इनहिबिन, देखिए पहला तो है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंटेरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है गोनाडोट्रोपिन के द्वारा। तो गोनाडोट्रोपिन नाम का हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। तो कहेंगे हम लोग GN का मींस क्या होगा? गोनाडोट्रोपिन्स। ये गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करने के लिए क्या होगा? गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग फैक्टर को छोड़ेगा, गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग फैक्टर। ये हार्मोन छोड़ देगा कौन? हाइपोथैलेमस। अब ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर आकर के एंटेरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा, एडिनोहाइपोफाइसिस को, कि आप अपने में से गोनाडोट्रोपिन छोड़िए, यानी FSH और LH को छोड़िए। अब ध्यान दीजिए, ये इनहिबिन का क्या काम होगा? आकर के या तो एंटेरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट कर दे, रोक दे। इनहिबिट के लिए साइन होगा माइनस, कि भाई अब आप उसको मत छोड़िए, क्योंकि ऑलरेडी स्पर्म बन करके ढेर सारा जमा है। लेकिन अगर स्पर्म यहां से रिलीज हो गया रहेगा
स्पर्म नहीं है अगर, तो उसको बनाने के लिए ये एक्टिविन आएगा, और एक्टिविन आकर के इसको स्टिमुलेट करेगा, यानी इसको हम प्लस साइन से दिखलाएंगे। सेम एक्शन यहां भी होगा। इनहिबिन चाहेगा तो हाइपोथैलेमस को भी रोक सकता है कि आप गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर मत रिलीज कीजिए, या कहिए कि एक्टिविन भी आकर के हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर सकता है कि आप अपने में से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज कीजिए। इसलिए हम लोग प्लस और माइनस साइन देकर के आपको दिखला रहे हैं। तो याद रखना है कि इनहिबिन या तो डायरेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी को एफएसएच और एलएच निकालने से रोक सकता है, या इनडायरेक्टली पहले हाइपोथैलेमस को ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर निकालने से रोक सकता है। जरूरत पड़ने पर एक्टिविन आकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर सकता है कि आप एफएसएच और एलएच को रिलीज कीजिए, या फिर हाइपोथैलेमस को आकर के एक्टिवेट कर सकता है एक्टिविन कि आप अपने में से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज करके एंटीरियर पिट्यूटरी से इस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को रिलीज करवाइए। तो बॉडी में ब्लड में कितना कंसंट्रेशन है हार्मोन का, कितना लेवल है हार्मोन का, उसके अनुसार बॉडी पर क्या होता है, एक्शन होता है। अब आप ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग प्रोटीन का। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन बाहर में बना हुआ है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में, ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज किया है इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल एलएच या आईसीएच के कारण जो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज किया है, ये अंदर जाना चाहिए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर जाना चाहिए। इसको अंदर ले जाने में हेल्प करेगा ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आकर के इसको मदद करेगा टेस्टोस्टेरोन को अंदर ले जाने में। तब टेस्टोस्टेरोन जब अंदर चला जाएगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर में, तो जहां पर ये प्रोसेस चल रहा है कि स्पर्मेटिड को अब स्पर्म में कन्वर्ट होना है, जिस प्रोसेस का नाम यहाँ पर हमने लिखा है डिफरेंशिएशन, तो उस डिफरेंशिएशन में ये टेस्टोस्टेरोन अब हेल्प करेगा और स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो स्पर्म यहाँ बनेंगे वो यहाँ से हटेंगे भी, तो इस सर्टोली सेल पर से जब स्पर्म रिलीज होगा, निकल के बाहर आएगा, तब आप उस प्रोसेस का नाम देंगे स्पर्मिएशन। तो ये स्पर्मिएशन